अभी हम अंतर्जन्य बल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम करते हैं बाह्यजनित बल के बारे में। बाह्यजनित बल क्या होता है? इस पर दो बल कार्य करते हैं, एक अपवर्तन होता है, एक निक्षेपण होता है। अपवर्तन किसे कहते हैं? जब भूपृष्ठ पर विभिन्न स्थलाकृतियों में, जैसे स्थलाकृति कौन कौन सी, पर्वत, पहाड़, मैदान कुछ भी हो सकते हैं, तो उनको जब हवा, वायु और हिमपात द्वारा क्या होता है, अपवर्तन किया जाता है। जैसे नदियों का उद्गम क्षेत्र क्या होता है? पर्वत होते हैं। तो नदियाँ पर्वतों से निकलकर क्या होती है? मैदानी भागों में आती हैं। तो पर्वतों से निकलकर जब वो मैदानी भागों में आती हैं तो वहाँ अपने साथ क्या लाती हैं? अपसार लेकर आती हैं, और उन अपसारों का निक्षेपण कहाँ करती हैं? वो मैदानों में जाकर करती हैं। इससे क्या होता है? विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। कौन कौन सी, वो हम इसके आगे पढ़ेंगे। इसी प्रकार और जो अपसार जो वो अपने साथ बहा कर लाती हैं उसे अपसार कहते हैं। तथा इस क्रिया को क्या कहते हैं? जो वो अपसार लेकर आ रही हैं उनको कहते हैं अपवर्तन कहते हैं। और उनका जो मैदानों में या उनको जो नदियों के आसपास के भागों में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं उसे निक्षेपण कहते हैं। इसी प्रकार हवा द्वारा भी निक्षेपण होता है। जैसे आपने समुद्र वो रेगिस्तानी एरिया में देखा होगा, बालू का टीला वगैरह बहुत सारी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। वो किसके द्वारा होता है? वो आपके पवनों द्वारा होता है। इसी प्रकार हिम द्वारा भी होता है, जैसे आपने हिमालय पर्वत में देखा होगा। तो वहाँ भी क्या होता है? तो जो अपवर्तन और निक्षेपण की क्रिया हवा, जल और वायु, हवा, जल एवं हिम द्वारा क्या होती है? विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अब हम पढ़ेंगे नदी द्वारा अपने मार्ग में विभिन्न स्थलाकृतियों के निर्माण के लिए किस किस प्रकार से वो विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। नदी अपनी युवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक जब आती है, यानी जब वो उद्गम क्षेत्र से लेकर डेल्टा तक के एरिया को कवर करती है, डेल्टा की डिस्टेंस को कवर करती है, तो उसमें उस टाइम पीरियड के दौरान वो विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अभी हमने किसमें मुख्य स्थलाकृतियों में कौन कौन सी दो बल पढ़ लिए। बाह्यजनित बल में क्या होता है? एक अपवर्तन पढ़ लिया और एक क्या पढ़ लिया? निक्षेपण। अपवर्तन क्या होता है? नदियों द्वारा जो अपने साथ जो पर्वतों से लेकर यहाँ तक जो टाइम पीरियड में आती हैं, इसमें हवा, जल, वायु, हिम आदि के द्वारा जो पृथ्वी की पृष्ठ का जो इरोजन होता है, ये उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। उसका क्षय होता है, उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अब हम नदी के कार्य, नदी के मार्ग में आने वाली विभिन्न स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। जो वह अपने क्या युवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक क्या करती है? जिन स्थलाकृतियों का निर्माण करती है उनके बारे में एक करके डिस्कस करते हैं। नदियों के बारे में, नदियाँ जो प्रौढ़ावस्था से लेकर जो अपनी समुद्र में मिलने तक जो विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है जलप्रपात। तो नदियाँ हैं जो खरीद सैल जो जब स्टार्टिंग होती है तब खरीद सैलों से होकर निकलती हैं, अत्यधिक कठोर सैलों से होकर या उनके बीच से होकर निकलती हैं, और फिर जब निकलती हैं तो ऊंचाई से निकलती हैं और फिर नीचे क्या होती है? घाटी में गिरती हैं। इसके कारण करती घाटी या खाई में गिरती हैं। इसके कारण क्या होती है? विभिन्न प्रकार के जलप्रपातों का वो क्या करती है? निर्माण होती है। अब इसके बाद आता है जलप्रपात के बाद आता है आपका विसर्ग। जब नदियाँ पर्वतों से निकलती हैं तो वो खड़ी ढालों से बहती हैं। खड़ी ढालों से बहकर वो क्या होती हैं? जब वो घाटी में गिरती हैं तो क्या होती है? जलप्रपात का निर्माण करती हैं। और जब वो घाटियों में गिरने के बाद जब वो मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो उसमें क्या होती है? बड़े बड़े मोड़ होती हैं, और इन मोड़ों पर नदियाँ बहती हैं, जिससे ये क्या होती है? इनका कितना निर्माण करती है? विसर्ग का। दूसरा क्या है? विसर्ग। ये नदियाँ पहाड़ी क्षेत्र से छोड़कर जब मैदानों में प्रवेश करती है तो मैदानों में क्या होते हैं? बड़े बड़े क्या होते हैं? मोड़ होते हैं मैदानों में। तो इन्हीं मोड़ों पर नदी भी क्या होती है? मुड़ती है, जिसके कारण वो किसका निर्माण करती है? विसर्ग का। तो ये तो क्या विसर्ग का। फिर अगला थर्ड वाला है चापाकार झील। नदियाँ हैं जो मैदानी भागों में विसर्ग का निर्माण करती हैं। इनमें भी क्या होता है? अपवर्तन होता रहता है, और इनकी जो साइज है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। जो बड़े आकार के विसर्ग होते हैं इनमें क्या होता है? किनारों पर अपवर्तन और निक्षेपण होता है। अपवर्तन होता है, नदी करती है, और उसके कारण इनकी आकृति क्या होती है? छोटी जाती है।
और इन्हीं छोटी आकृति के से कभी कभी ये भाग अलग हो जाता है और इसका निर्माण करता है चापाकार झील का निर्माण करता है। जब ये भाग छोटा होता जाएगा एक टाइम ऐसा आएगा जब ये भाग पेट से हो जाएगा, मुख्य नदी से अलग हो जाएगा। तो वो अलग हो जाएगा तो किसका निर्माण करेगा? चापाकार झील का निर्माण करेगा। और बाल्टी मैदान, और कभी कभी जो नदियाँ होती हैं जो जो पूरी प्रोसेस से निकलती हुई प्रोसेस से निकलती हैं, कभी कभी अपनी जो क्षेत्र है उससे बाहर बहने लगती हैं। जो क्षेत्र है, जो रूट है इनका, ये एक रूट है, कभी कभी इस रूट से भी बाहर की ओर बहने लगती हैं। और बहकर क्या होती हैं, अपने जो अपसारण लाती है उनका क्या होती है, वो किसी जगह बहती है उसको क्या कर जाती है, उनका निक्षेपण, उनको क्या करती है, उनको छोड़ती जाती है, उनको निक्षेपण कर दी जाती है। उनको अपरण द्वारा लाए गए पदार्थों को क्या करती है, उनको जहाँ से नदियाँ निकलती हैं। जैसे नदी है, इसका एक पर्टिकुलर मार्ग है। अब ये नदी इस मार्ग पर बहती है, लेकिन इस मार्ग से हटके वो यहाँ से और बहने लगी, यहाँ से बहने लगी, यहाँ से बहने लगी। तो क्या होगा, वो अपने साथ जो अपसारण लेकर आएगी, जो यहाँ पर जमा कर देगी, अब वो यहाँ पर इसको निक्षेपण कर देगी। और जिसके कारण क्या होगा, वो जो निक्षेपण होगा उसी को वो क्या कहलाएगा, बाढ़ का मैदान कहलाएगा। तो उसी को क्या कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बाढ़ का मैदान का निर्माण होता है। वो एक दिन तो करेगी नहीं, वो कई टाइम पीरियड में ऐसा करती है। तो उससे क्या होता है, बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है। अब जब नदी यहाँ तक पहुँच गई, बाढ़ के मैदान का निर्माण हो गया, अब वो मुख्य नदी क्या होगी, समुद्र के पास पहुँचती है। तो उसमें कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। समुद्र के पास पहुँची ये नदी, जब पे सागर के पास पहुँची तो इस सागर में डायरेक्ट तो विलीन होगी नहीं, ये क्या होगी, छोटी छोटी नदियों में वितरित हो जाएगी। यहाँ से आई बहुत चल गई तो यहाँ पे क्या होगी, नदी थक जाती है, तो वह छोटी छोटी नदियों में बढ़ जाती है। इन नदियों को क्या कहते हैं, वितरिका कहती हैं। इन छोटी छोटी नदियों को क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं। और ये नदियाँ होती हैं, जैसे उन्होंने बाढ़ का मैदान बनकर, ऐसे ही नदियाँ भी, छोटी छोटी नदियाँ भी अपने साथ जो अपसारण लेकर आती हैं, उनको क्या होती है, अपने अपने किनारों पर क्या करती है, उनको छोड़ देती हैं, उनको निक्षेपण कर देती हैं। जो बड़ी नदी होती है, बड़ी नदी होती है, उसकी जो मुख्य नदी होती है, उसी से क्या निकलती है, छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं। और नदियों के किनारे पर क्या होती हैं, वो नदियाँ अपने साथ जो लगाए गए अपराधन द्वारा जो पदार्थ लेकर आती हैं, उनको अपने किनारों पर क्या कर देती हैं, छोड़ देती हैं। किनारों पर क्या होती है, छोड़ती रहती है, किनारों पर ही लगाती रहती है। इसके कारण किसका निर्माण होता है, आपके डेल्टा का निर्माण होता है। और इन्हीं तटबंधों को मिलाकर क्या बनता है, डेल्टा बनता है। इस इतनी बड़ी जर्नी को करते करते नदी की गति है जो जब वो समुद्र से मिलती है, उस टाइम पे इसकी गति भी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। और ये जो नदी अपने साथ जो अपसारों को लेकर आती है, वह नदी कई नदियों में बन जाती है, कई छोटी छोटी नदियों में बन जाती है। और ये नदियाँ अपने उस अपसार का क्या करती है, अपने किनारों पर क्या करती है, निक्षेपण करती जाती है, नदियाँ अपने किनारों पर निक्षेपण करती जाती है, जिसके कारण क्या होता है, बाढ़ का डेल्टा का निर्माण होता है। अब हम पढ़ते हैं समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थल। जो समुद्री तरंग होती है उसके भी अपरण निक्षेपण से क्या होती है, विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जिस समुद्री तटीय मेहराब, तटीय गुफा, स्टैक, देखो पहले तटीय मेहराब क्या होती है, समुद्र में क्या होती है, पर्वत होती है। समुद्र में क्या होती है, पर्वत तो होती, चट्टानें होती हैं। तो जब समुद्री जल जब उस चट्टान से बार बार टकराएगा, ये ऐसे टकरा रहा है, तो क्या कर देगा, उसको भी अपरदित कर देगा। और जिसके कारण उसमें एक गुफा जैसा बन जाएगा, जिसे क्या कहते हैं, समुद्री गुफा कहते हैं। वो क्या होती है, उसका भाग है वो घिस जाएगा और वो क्या हो जाएगा, एक गुफा का रूप ले लेगा, जिसे समुद्री तटीय ये गुफा कहती है। फिर इसके बाद आगे चलती है, जब वह तटीय गुफा जब उसमें बार बार टकराएगा, तो उसका क्या होता है, उसका क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा। और जिसके कारण उस पर क्या होगा, उसकी क्षति रह जाएगी, जिसे कहते हैं तटीय मेहराब।
और जब उसका छठी भी समाप्त हो जाएगी तो वही क्या होती है कि एक स्ट्रेट फॉर्म में बन जाएगी, जिसे क्या कहते हैं, समुद्री स्टेप कहते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं, जब समुद्र की नदियाँ, समुद्र में क्या होता है, जल होता है जिसमें क्या होती है, तरंगें उत्पन्न होती हैं, और साथ ही समुद्र में क्या पाई जाती है, बड़ी बड़ी चट्टानें भी पाई जाती हैं। तो जब समुद्री तरंगे में ये समुद्री जल, ये समुद्री में उत्पन्न तरंगें जब इस पत्थर से होकर टकराएंगी, इस चट्टान से होकर टकराएंगी, तो उसको भी क्या कर देंगे, अपॉर्डित कर देंगी। इसके क्या हुआ, एक गुफा जैसा बन जाएगा, जिसे जो कहते हैं तटीय गुफा कहती है। और जब यही तटीय गुफा जब बार बार तरंगें इसमें टकराएंगी तो क्या होगा, इसका अपहरण होगा, जिसके कारण यह क्या होती, चौड़ी होती जाएगी और इसकी छठी अकेली बचेगी, उसे कहते हैं तटीय मेठराव। और जब इसकी छठी भी समाप्त हो जाएगी, केवल एक स्ट्रेट फॉर्म में एक लंबी चट्टान के रूप में दिखाई देगी, तो उसे स्ट्रैक कहते हैं। इस प्रकार ये क्या होती है, समुद्र में समुद्री तरंगा निर्मित स्थापत्य क्या है, एक तटीय गुफा, समतटीय मेहराब और स्ट्रैक है। अब हम आगे पढ़ती हैं हिमनद द्वारा। अब यहाँ स्ट्रैक के बारे में पढ़ लिया। अब ये स्ट्रैक है, अब ये क्या होगी, इसके बाद तरंगें इससे फिर टकराएंगी तो क्या होगा, नीचे के भाग क्या होगा, पूरा चला जाएगा। इसके बाद ये क्या होगी, उठी हुई दिखाई देती है, इस टाइप से लटकी हुई दिखाई देती है, ऐसी ये लटकी हुई दिखाई देती है। नहीं क्या कहते हैं, समुद्री प्रभु कहते हैं। फिर समुद्री पुलिन किसे कहती है, जब समुद्री तरंगें अपने साथ किनारों पर टकराती हैं तो उनकी अपसार भी लाती हैं, तो वह अपसार अपने क्या होती है, किनारों पर क्या कर देती है, उनको छोड़ देती है, जिससे क्या होता है, समुद्री पुलिन का निर्माण होता है। यही समुद्री या समुद्री तरंगें अपने साथ क्या लेती हैं, जो इस प्रक्रिया के दौरान क्या होगा, उनमें अपसार जमा हुए तो उन अपसारों को वो क्या करती है, अपने किनारों पर, समुद्र के किनारे उन पर छोड़ती जाती है, जिससे क्या होता है, समुद्री पुलिन का निर्माण होता है। अब हम पढ़ते हैं हिमनद के द्वारा निर्मित स्थल। हिमनद किसे कहती है, जो हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं, जो क्या होती हैं, जो कि क्या होती है, जो बर्फीले एरिया जैसे हिमालय पर्वत में पाई जाती हैं। इनमें क्या होता है, जब ये नदियाँ अपने साथ जब ये नदियाँ हिमालय पर्वतों में प्रभावित होती हैं तो क्या होती हैं, अपने साथ क्या होती है, अपसार जमा करनी, अपसार निकालती हैं। क्यों, कैसे, जैसे जब हिमनद या हिमानी जब बर्फीले एरिया में, जैसे जो हिमालय जैसे एरिया में या नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, जो वहाँ पे जो ठोकी एरिया में, वहाँ पर क्या होती है, हिमनद होती है। हिमनद क्या होती है, ग्लेशियर जो नदियाँ होती हैं उनका पानी क्या होता है, नदी वो मतलब बर्फ के रूप में जम जाता है, तो क्या होती है, हिमनद होती है। और ये नदियाँ जब वहाँ पे जब पर्वतीय एरिया से प्रभावित होती हैं तो अपने साथ क्या होती है, जो पत्थरों को, चट्टानों को अपहरित करती है। जल का कार्य क्या, चट्टानों को अपहरित कर, चट्टानों मिट्टी को अपहरित करती हैं, तो अपने साथ क्या लेती हैं, अपसार लेकर आती हैं। और जी नदियाँ जब इनको अपहरित करती हैं तो क्या करती है, पर्वतीय क्षेत्रों में गहरे गहरे गड्ढों का निर्माण करती हैं, जिससे, और जब ये गहरों के गड्ढों का निर्माण करती हैं और उसके बाद जब इनका जल पिघल जाता है तो ये जल उसमें उन गड्ढों में क्या होता है, जमा हो जाता है या इकट्ठा हो जाता है। इसके कारण किसका निर्माण होता है, आपकी झीलों का निर्माण होता है। हिमनद भूतल से या पर्वतों का अपहरण करके क्या करती है, गहरे गड्ढों का निर्माण करती है। और उन गड्ढों में जब हिमनद या नदियाँ उनका जल पिघल जाता है तो क्या करती है, गहरे झीलों का निर्माण या सुंदर झीलों का निर्माण किसके द्वारा होता है, हिमनद के द्वारा क्या होता है, सुंदर झीलों का निर्माण। अब पढ़ते हैं पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति कहाँ पर पाई जाती है, रेगिस्तान में पाई जाती है। तो रेगिस्तान एरिया में क्या होती है, पवन बहुत तीव्र गति से चलती है। जो रेगिस्तानी होती है, रेगिस्तान होती है, जैसे आपका थार का रेगिस्तान, सारा रेगिस्तान, उनमें क्या होती है, जो अपहरण का कारण कौन होती है, पवनें होती है। उनको अपहरण कौन करता है, पवनें करती है। तो रेगिस्तानी एरिया में जो पहाड़ होती है, पर्वत होती है, तो उनको अपहरण कौन करती है, पवन करती है। तो पवन अपने साथ उनको अपहरित करती है, तो उनके साथ क्या होती है, मिट्टी वगैरह, धूल वगैरह ले जाती है और वो क्या होती है, जमा कर देती है, जिसके कारण जो पवनों के जो शहरों के भाग हैं जो उठे हुए और बड़े हुए दिखाई देती है। और जब पवन शांत होती है तो वो पहाड़ एक किले के जैसे दिखाई देते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, बालू के टिब्बा या बालू का टिब्बा कहा जाता है। मीन्स एक बार और रिवीजन करती हूँ
कि जो जो रेगिस्तानी एरिया होती हैं उनमें क्या होती है, उनमें भी पर्वत पाए जाती हैं। ये तो है नहीं कि रेगिस्तान में पर्वत नहीं पाए जाते, रेगिस्तान में भी क्या पाई जाती है, पर्वत पाई जाती है। तो उन रेगिस्तानों में पर्वत पाई जाती हैं और उनके वहाँ पर अपरदन का कारण कौन है, अपरदन कौन करती है, पवन करती है। तो जो पवन करती है तो क्या करती है, सैलों को अपरदित करती है। जब सैलों को अपरदित करती है तो इसके साथ धूल मिट्टी वगैरह होगा तो उनको अपने साथ बाहर लाती है। और प्लस में जब पवन सैलों को अपरदित करती है तो उनको जो ऊपरी भाग है वो क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, जो सकरा भाग है वो तो अपरदित हो जाएगा। और जब पवन शांत होती है तो जो उसके साथ धूल मिट्टी है वो एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है और वो कैसे एक टीले के रूप में दिखाई देती है, जिससे कहते हैं बालू का टिब्बा। अब करते हैं लाओस मैदान के बारे में। तो जो जो पवनें होती हैं, जो रेगिस्तानी एरिया में पवन होगी, जो भी बता रहे थे, पवन होती हैं तो वो क्या करती हैं, जो सैलों को अपहरित करती है तो उनकी जो महीन कण होती हैं उनको क्या करती हैं, अपने सर उड़ाकर कहाँ कहीं दूसरे स्थान पर ले जाती हैं और उन्हें क्या करती हैं, निक्षेपित कर देती हैं, जिसके कारण निक्षेपित कर देती हैं। और इस प्रकार और इसे क्या कहते हैं, लाओस का मैदान कहते हैं। यानी उस पर क्या हो जाता है, जो बालू की कण होती है वहाँ पर निक्षेपित कर देती है और इस स्थान को क्या कहते हैं, लाओस का मैदान कहा जाता है। ये हो गया आपका क्लास 7 की 3rd चैप्टर। अब इसके बाद पढ़ेंगे अगला चैप्टर। अगर हमारा पढ़ाना अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।